नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों की सीरीज चल रही थी भारतीय संविधान में, और हम लोग मूल अधिकार को क्या है कंप्लीट कर चुके हैं, यानी भाग 3 को। भाग 1 कंप्लीट, सबसे पहले हमने अनुसूचियां कंप्लीट करी, 12 अनुसूचियां थी। फिर उसके बाद प्रस्तावना और भारतीय संविधान का इतिहास, इस सब के बारे में जान चुके। फिर हमने पढ़ा था भाग 1, फिर उसके बाद भाग 2 नागरिकता, और भाग 3 मूल अधिकार, जिसकी 3 वीडियो कंप्लीट हुई। और अब हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो भाग 4 डीपीएसपी, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और इसलिए मैंने क्या किया है, उसमें थोड़े से लेंथी टाइप के हैं, जैसे कुछ आर्टिकल है लेंथी टाइप के, तो मैंने क्या किया है, लिख के वीडियो बनवाई है, जिससे क्या है आपको कोई समस्या ना हो इसमें। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा, तो हम शुरुआत करने वाले हैं आज यहां पे। देखिए, भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में इन्हीं को बोलते क्या, डीपीएसपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इन्हें, डीपीएसपी, शॉर्ट में। बात समझ में आने की नहीं? अच्छा, एक डीपीएसपी है। अच्छा, ये बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए कहां से? तो कहां से लिए भाई? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाए कि डीपीएसपी जो है वो हमने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए। बात समझ में आएगी? लेकिन पहले वाला, और ये कहां से कहां तक अनुच्छेद है इनके लिए, तो ये ध्यान रखेंगे कहां से कहां तक है। अनुच्छेद है इसका 36 से लेके 51 तक। और भाग 4 ये बहुत पूछा जाएगा। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ठीक है कि नहीं? कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में मिलता है? ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कौन से वाले भाग में? तो कौन से वाले में भाग आया आपका? कौन सा? भाग 4 है। और क्या चाहिए इसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है कि नहीं? समावेश किसमें? आप सीधा सा यहीं पे लिख लोगे, डीपीएसपी। बात क्लियर है इतनी सी? अब देखिए, कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लाइन बनाए के आपको बताने वाला हूं। याद सारे करने, इसमें ये ध्यान रखना। अच्छा, ये कहा है डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? यानी कि एक अलग ही तरह की अनोखी विशेषता है, क्योंकि 2 ही देश हैं जिनमें ये डीपीएसपी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है आयरलैंड, और एक क्या है? भारत। तो ये किसने कहा है? भारत डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। किसने कहा है भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। कौन सा? डीपीएसपी। ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं एसआई वगैरह में आए हुए हैं, वही मैंने क्या किए हैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूं। बात समझ में आएगी नहीं? सारे प्रीवियस ईयर है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखिए जरा, डीपीएसपी का सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। यानी कि क्या है, ऐसे करके समझिए। डीपीएसपी और मूल अधिकार में थोड़ा सा फर्क समझिए जरा। पहले तो देखिए, मूल अधिकार क्या है कि मूल अधिकार आपको दिए गए थे शुरुआत में 7, बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, रह गए 6। तो ये क्या है, जैसे मूल अधिकार है बोलने का अधिकार है, आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है तो आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू करा दिया जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हो उसके लिए। डीपीएसपी में ये ध्यान रखेंगे कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। यानी ये अगर पूरे नहीं होंगे, जैसे राज्य का कर्तव्य सड़क वगैरह बनवाना है, शिक्षा कराना है, रोजगार देना है, जैसे पुलिस की वैकेंसी नहीं निकल रही, तो ये थोड़ी ना कोर्ट चले जाओ। यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं तुम वैकेंसी का नहीं निकाल रहे। हाँ, वैकेंसी में कोई गड़बड़ी रह रही है या कोई आरक्षण नहीं मिल रहा, उसको लेके आप जाओगे। लेकिन ये वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे तो नहीं जाओगे, क्योंकि वो राज्य का है। यही तो कह रहा है ये क्या है, डीपीएसपी का सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार, यानी उसके पास पैसा होगा तो वो तुम्हें पेमेंट करेगा, नहीं तो नहीं। यानी उसके पास सुविधा होगी तो वो वैकेंसी निकालेगा, नहीं निकाल रहा। तो ये किसने कहा है, ये ध्यान रखेंगे, केटी शाह ने। क्या बोला है कि डीपीएसपी का सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। किसने बोला है? केटी शाह ने। ये ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। अच्छा, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, देखिए संविधान की आत्मा से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की आत्मा से 3 प्रश्न अगर पूछा जाए, संविधान की आत्मा, कुछ ना बोले ही नहीं, संविधान की आत्मा
कुछ नहीं बोला है तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू इसका क्या होगा आंसर, नेहरू। और ये इन्होंने बोला किसको है, तो ये ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को। अगर प्रस्तावना भी नहीं बोला है, क्वेश्चन ये सिंपल सा पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, आप आंसर लगाएंगे प्रस्तावना को बोला किसने, नेहरू ने। एक और प्रश्न पूछा जाता है इसी आत्मा से ही, तो एक पूछा जाएगा आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को किसने बोला है, तो ध्यान रखेंगे अंबेडकर जी ने। बात समझ में आ रही कि नहीं। और अगर पूछे जाए डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये है आपके कौन, जी ऑस्टिन। क्या है, जी ऑस्टिन। बात क्लियर है कि नहीं। तीन प्रश्न है आत्मा से संविधान की, एक है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन, संविधान की आत्मा नॉर्मली कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, पीटी नेहरू। प्रस्तावना को बोला है, अगर पूछा गया ना प्रस्तावना को किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू है। और आर्टिकल 32 को किसने कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सीखे कि नहीं। अच्छा एक देखिए, सच्चे कूड़ेदान की संख्या, डीपीएसपी को सच्चे कूड़ेदान की संख्या किसने कहा है, पीटी कृष्णमाचारी ने। ये ध्यान रखना। ये करेंगे लागू तो है ही नहीं न्यायालय द्वारा, तुमने दे दिए अधिकार, लागू तो हो ही नहीं रहे, तो क्या मतलब है इन सब चीजों का। तो ध्यान रखना, ये कुछ शब्द हैं जो कहे गए हैं किसके द्वारा, जैसे संविधान की अनोखी विशेषता डीपीएसपी को किसने कहा है, अंबेडकर जी ने कहा है। प्लस डीपीएसपी के सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा, केटी शाह है। और क्या है, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने। और क्या है, एक डीपीएसपी को संविधान का जी ऑस्टिन। संविधान की आत्मा कौन सी है, प्रस्तावना को पीटी नेहरू ने कहा है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। इतनी बात समझ आएगी। सच्चे कूड़ेदान की संख्या डीपीएसपी को किसने दिए, टीटी कृष्णमाचारी। बात इतनी सी समझ में आएगी। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, मजा आ रहा होगा। देखिए इतने का थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक पानी पी ले, स्क्रीनशॉट लो। देखिए इतनी सी बात समझ में आएगी होगी। अब देखिए, अब इसमें जो आर्टिकल है उनके बारे में देखते थे। देखिए पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36। अच्छा पिछली वीडियो में मैंने बताया होगा, जब मूल अधिकार पढ़ाए होंगे, तो एक आर्टिकल था 12, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 मैंने बोला होगा पहले ही, वहां पे दोनों में दिया गया राज्य की परिभाषा। दोनों में ही क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। तो नॉर्मली एक बेसिक सा प्रश्न पूछेगा आपसे कि ये बताइए राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलती है, तो दो आर्टिकल है, एक 12 और एक 36। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। और राज्य क्या है, यहाँ पे जो कानून बनाने वाली संस्थाएं उनको ही क्या बोला गया है, राज्य बोला गया। बात क्लियर है इतनी। देखिए और इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए आर्टिकल 13 पढ़ के आए थे आप कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा होगा। ये सब चीजें पढ़ के आए। अच्छा यहां पे थोड़ा सा देखना, आर्टिकल 37 क्या कह रहा है, डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसमें जो भी चीजें दी गई हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगी। यही थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि डीपीएसपी में जो चीजें दी गई हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं करी जाती। सिंपल सी बात समझ लो कि इनमें जो चीजें दी गई हैं, जैसे रोजगार वाले है, अगर नहीं निकल रहे वैकेंसी फॉर्म नहीं निकल रहे, तो ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाओ, तो वो नहीं जा सकते क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन ऐसे सीधा सा पूछेगा कि किन मामलों में न्यायालय में हम जा सकते हैं, तो मूल अधिकार के लिए हम जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी मूल कर्तव्य इनके लिए न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए राज्य के मूल कर्तव्य कौन से, तो डीपीएसपी में मिल रहा है आपको, ठीक है। व्यक्ति के मूल कर्तव्य वो देखने को मिलेंगे आपको। देखिए आर्टिकल 38 और 39। अच्छा 38 और 39 क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेसिकली, एसआई में पूछा हुआ प्रश्न पिछली बार आया था ये, कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन से दो अनुच्छेदों में मिलती है, किसमें, डीपीएसपी में। तो ध्यान रखना 38 और 39 कहां लिख दूं इसको, हाँ ऐसे लिखना, अनुच्छेद 38 और क्या है 39, क्या चीज है इनमें, कल्याणकारी राज्य की।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसमें मिल रही है आपको? आर्टिकल 38 और 39 में। अब देखिए 38 में है क्या? अच्छा, ये पूछा जाएगा किस तरीके की समान की बात कर रहा है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह की न्याय की बात करेगा, ये पूछा जाएगा प्रश्न, ये ध्यान रखना। एसआई वगैरह में ऐसे जबरदस्त प्रश्न बढ़िया तरीका से पूछे जाएंगे, और आरओ वगैरह में तो आपको मालूम ही है 10 से 12 प्रश्न पॉलिटी के स्पेशल है, बढ़िया तरीके से पूछी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये तीन तरीके के न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये बेसिकली सी प्रश्न पूछेगा कि डीपीएसपी में किस न्याय की बात नहीं की गई है, कुछ और ऑप्शन रख देगा, हो जाएगा। लेकिन दे कौन से रखे हैं आपको? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आपको दे रखा है। देखिए 38(2) राज्य का यह कर्तव्य है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानता को क्या करेगा? दूर करेगा। ये राज्य का ऐसा कर्तव्य है कि आय, यानी कि यही नहीं कि एक व्यक्ति क्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो अरबपति हो गया, एक आदमी भीख ही मांग रहा है। और दूसरा क्या है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा उससे संबंधित है। अवसर, यानी कि एक को अवसर दिया जा रहा है, एक को नहीं दे रहा। तो इसकी असमानता को, यानी असमानता आ रही है, उसको क्या करेगा? दूर करने का प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य। कौन सा आर्टिकल है? दोनों ही आर्टिकल 38 में, अगर अंदर पूछ रहा है आपको 38 का 2 है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए 39 का बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। 39 का ये का और 39 का घा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी कि सभी के लिए न्याय क्या होगा? समान होगा, और समान तरीके से दिलवाने का काम करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। और ये क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। जैसे कोई गरीब आदमी है, कोर्ट में बेचारा लड़ रहा है, वकील है नहीं उसके पास, तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो क्या करेगी? उसको सरकारी वकील क्या करेगी? प्रोवाइड कराएगी निःशुल्क में, फीस नहीं लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये कौन से वाले में? अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, ये जोड़ा कब गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये वाला समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 का। अब देखिए 39 का घा, इसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक समान, या कोई अन्य जाति से हो, एक समान कार्य कर रहा है तो वेतन भी क्या देना पड़ेगा आपको? समान देना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे यार तुम तो गोरे हो तो मैंने पैसा कुछ ज्यादा दे जाएंगे, जैसे रिसेप्शन पे बैठाए ना दे, तो क्या होगा? मैंने कि तुम गोरी ज्यादा हो तो तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही कार्य कर रहे हैं तो वेतन समान होगा उनके लिए। हाँ, पद अलग होगा तो वेतन अलग बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? उसका प्रभाव बहुत पड़ता है गोरे काले का। नहीं तो तुम जाओगे रेस्टोरेंट वगैरह में या होटल में, तो हमेशा ध्यान रखना, गोरी सी लड़की बैठी मिलेगी, कबू लड़का नहीं बैठोगे, वो हमारे जैसे कालो कबू नहीं मिलेगा वहां पे, बच जाओगे तुम, बैठोगे नहीं वहां पे। देखिए जरा, अब देखिए आर्टिकल 40 में क्या है? आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम सभा का गठन। अच्छा, ये शुरुआत में क्या है? ये पूछा जाएगा कि जो ग्राम सभा के गठन के बारे में जिक्र है वो शुरुआत में कहां रखा गया? डीपीएसपी में। और आपको ये भी मालूम है कि जो चीज डीपीएसपी में दी होगी वो न्यायालय द्वारा तो लागू होगी नहीं, तो क्या सरकार क्या करी? चुनाव करा दिए तो करा दिए, नहीं करा रही। तो इसके बाद क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और क्या ले गए? पंचायती राज अधिनियम था, और पंचायत की क्या गई? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और अलग से प्रावधान कर दिए इसके। लेकिन पूछा जाए ग्राम सभा का गठन कौन से आर्टिकल में? बहुत पूछा जाता है, ये 44 में, ठीक है कि नहीं? ये बाद में जोड़े गए, वो अलग चीज है। अब देखिए एक है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कह रहा है कि योग्यता के अनुसार रोजगार एवं शिक्षा पा सके, यानी कि सिर्फ ये ऐसे करके बढ़ा देगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये ऐसे बोलेगा, राज्य का यह कर्तव्य है कि योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके और शिक्षा पा सके। यानी कि व्यक्ति क्या है? राज्य के व्यक्ति, राज्य का कर्तव्य है ये सब है क्या? राज्य के कर्तव्य, ध्यान रखना, नहीं तो तुमको जिनने तो लिखा ही नहीं था आगे कर्तव्य लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके देगा पूरी लाइन, राज्य का यह कर्तव्य है कि योग्यता के अनुसार रोजगार एवं शिक्षा पा सके, और बेगारी मतलब बेकार बैठे हुए हैं उससे, और बुढ़ापा, बीमारी, और क्या है? असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता पा सके। अब एक एक करके समझो जरा। ये कह रहा है योग्यता के अनुसार क्या है? रोजगार मिले, यानी योग्यता है आपकी, उसके अनुसार तो क्या देंगे? ये रोजगार देंगे, उसके लिए पेपर वगैरह कराएंगे, अलग चीज है। और आपने देखा होगा रोजगार मेला वगैरह, इन सब का आयोजन करती रहती है सरकार।
फिर उसके बाद क्या कह रहा है, शिक्षा पा सके, इसलिए तुमने देखा होगा क्या है, वजीफा वगैरह दे रही है, जो योग्य लड़के हैं उनको लिए लैपटॉप वगैरह ये प्रोवाइड करा रही है, अच्छी शिक्षा पा सके भाई के लिए तो दे रही है। अब देखो बेकारी, बेकार बैठे हुए हैं, जैसे एक होता है बेरोजगार, जैसे बेरोजगार तुमने देखा होगा, बेरोजगारी भत्ता वगैरह सरकार देती है, तो सरकार मर्जी हुआ तो दे देगी, नहीं मर्जी है तो ये नहीं कहोगे भैया हमें काहे नहीं दे रहे तुम, हमने तुम्हें वोट दो, तो ऐसे नहीं मांग सकते। क्यों है, ये सब क्या है, राज्य के कर्तव्य है, मूड हुआ तो देंगे, नहीं दे रहे। अभी जैसे चुनाव है तो कहो घोषणा कर दे मैंने कि हम अब प्रत्येक बेरोजगारों को क्या देंगे, 2500 रुपए मंथली देंगे, दे सकते भैया, और नहीं दे रहे तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा बुढ़ापा, आपने देखा होगा बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन मिलती है, क्या मिलती है, वृद्धा पेंशन, तो ये सब क्या है, ये दे रहे हैं आप। बीमारी में जैसे आयुष्मान भारत वगैरह, जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है ना, ये सब इसी के द्वारा तो है, ये राज्य का कर्तव्य है आपको फ्री स्वास्थ्य देना, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है इलाज मिल रहा है फ्री में, ये सरकार का कर्तव्य है, ठीक है कि नहीं। आगे देखिए और क्या है, असमर्थता, जैसे किसी का कोई कार्य कर रहा है, वो है व्यक्ति है, खराब हो गया, हैंडीकैप्ट है, उनको भी आपने देखा होगा सहायता वगैरह दे रही है। इन सब के क्या है, आदि दशाओं में क्या है, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी सहायता मिल सके। बात समझ में आएगी नहीं। 41 में क्या दे रखा है, योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा पा सके, और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता में क्या है, आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता मिल सके। बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखिए इसके आगे, स्क्रीनशॉट लियो जल्दी से। देखिए आर्टिकल है आपका 42 कह रहा है, राज्य का यह कर्तव्य, शुरुआत यहीं से होगी, राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य के व्यक्तियों को अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में ही कार्य करना पड़े। पहले इतनी इसी लाइन को पहले समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं, पहले इतनी इसी लाइन को समझेंगे फिर दूसरी वाली लाइन। क्या कह रहा है, व्यक्तियों को, राज्य के व्यक्तियों, राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्तियों को अनुकूल, यानी कि क्या है, अनुकूल परिस्थिति में, यानी ये नहीं कि वो धूप में खड़े रहो, तुम्हें 100 रुपया देंगे, आदमी मरीज है वो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें 100 रुपया देंगे बाद में। और क्या कह रहा है, मानवोचित, क्या है, मानवोचित, यानी कि मानवोचित का संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, मानव प्लस उचित, जो मानव के लिए ठीक हो, ये नहीं कि कुछ अलग ही तरीका बने कि तुम रोड पे गांजा बेचो तुम्हें रुपया दे जाएंगे शाम को, जो मानवोचित थोड़ी ना है, या और कोई तरीका से बोल रहे ब्लैकमेल करके कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करेगा, व्यक्तियों को अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में ही कार्य करना पड़े। और इसलिए तुमने देखा होगा टाइम बना हुआ है कि 8 घंटे ड्यूटी करोगे आप, या महिलाएं रात में ड्यूटी नहीं करेंगी दिन में करेंगे, सब तरीका है, बहुत सारी चीजें ये अलग अलग अधिनियम आते हैं, इन्हीं आर्टिकलों के आधार पर ही तो आएंगे सारी चीजें। तो वो जो बनाया हुआ संविधान बड़े सोच समझ के बनाया गया, जो इतने साल पहले बनाया, फिर भी आप देखोगे ऐसा लगता है अभी बनाओ, मतलब अभी का सोच के बनाया गया, यही तो क्वालिटी है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, व्यक्तियों को अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में ही कार्य करना पड़े, तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता। स्त्रियों की प्रसूति का मतलब क्या है, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो उस टाइम क्या है, एम्बुलेंस की वगैरह की सुविधा, प्लस आपने देखा होगा जो महिला गर्भवती होती है उनके लिए पंजीरी वगैरह, आंगनवाड़ी जो होती है ना, उनके पास ये सारी सुविधाएं आती है। वो अलग बात है, आंगनवाड़ी खाई जाती है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको जानकारी नहीं उसके बारे में, अगर आप उसकी शिकायत कर देंगे तो नौकरी भी चली जाए। तो देखिए स्त्रियों के लिए क्या है, प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा कौन है, राज्य का कर्तव्य है। ये चीज आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्ची हुई सरकारी हॉस्पिटल में, तो आपने देखा 6000 दे दिए उसने, गवर्नमेंट दे रही है, तो ये अलग अलग सुविधाएं ये मिलती रहती हैं, कभी बंद भी कर देती है फिर दोबारा से चालू होती है, ये सब बंद चालू चलती रहेंगी। आगे देखिए आर्टिकल है 43, दोबारा से एक बार सब रिवीजन करेंगे, नहीं एक बार देख ले। देखिए राज्य का यह कर्तव्य है कि कृषि और उद्योग में लगे हुए, शुरुआत कहां से हुई, राज्य का यह कर्तव्य है कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या है, यथोचित वेतन मिल सके, जिससे उनका जीवन स्तर भी उठ सके। गांव में व्यक्ति तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों, पहले इतना सा समझिए। देखिए जैसे मैंने कि तुम पूरे दिन भाई मजदूरी करो, 20 रुपया देंगे तुम्हें शाम को, ये बताओ 20 रुपया में क्या करेगा, 1 किलो टमाटर आएंगे, बाकी तेल हल्दी मिर्च कहां से लेके आएगा। तो वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह, अच्छा भैया इतना तो दो कम से कम कि बाको जीवन निर्वाह हो जाए। मैंने कि 20 रुपया दो क्या होगा, जो बताओ ज्यादा से ज्यादा तो बेकार ही कमा रहा होगा। तो यूं कह रहा है अगर मेहनत कोई कर रहा है तो भाई इतना तो दो कि जीवन निर्वाह के लिए
और यथोचित वेतन मिल सके, यानी उचित वेतन मिल। ठीक, अब ये बता रहा हूं कि जीवन स्तर क्या है, ऊपर उठ सके। अभी बताया था जैसे सिनेमा वगैरह देखे है। अब देखिए तो इसके आगे देखिए जरा थोड़ा कि ये क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योग के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है, 43, कि क्या है, गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर। सहकारी आधार का मतलब क्या है, कुछ लोग इकट्ठा करके क्या है एक आयोग बना दिया जाता है, उसको क्या कहते थे, सहकारी। यानी कि सहकारी का मतलब या ऐसे कह सकते हो बहुत सारे लोग साथ में आएंगे जो काम करेंगे, उसको सहकारी आधार पर क्या है, कुटीर उद्योग। कुटीर का मतलब जो छोटे वाले उद्योग है उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा जाओ तो मोदी जी ने इस बात पे बहुत फोकस किया गया। जैसे तुमने देखा होगा बाहर से भर भर के गाड़ियां आ रही हैं, ट्रेन में क्या है, मजदूर सब बाहर ही काम करता, आदमी गांव में है ही क्या, ये बताओ। अभी जैसे खेती में कटाई चल रही है, पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या काम है, गांव में डलेरा पत्ता खेलेंगे आराम से, और कुछ काम है क्या। अब देखिए तो वो क्या करे कि कुछ उद्योग ऐसा मिल जाए। अच्छा देखना एक चीज देखना, भारत में अगर देखी जाए तो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो कृषि में देखने को मिलती है। यानी कि वो उतना ही खेत है, 4 जने मिलके काट लो या सबरे एक अकेला व्यक्ति काट ले, तो उसके बाद क्या करे, जैसे बाजरा कट गया फिर गेहूं पे जरूरत पड़ेगी, बाकी 10 महीना पर के सो रहा है। अगर वो 10 महीना कुछ ऐसा उद्योग उसको मिल जाए तो उसकी समस्या का समाधान हो जाए, कहीं जाना नहीं पड़े उसको, गांव में बढ़िया से रहेगा, भैंस वगैरह रखेगा, दूध पिएगा, मस्त रहेगा। बाकी शहर से तो बढ़िया ही रहेगा, मस्त टेंशन फ्री होगा, शुद्ध हवा लेगा। तो ये आर्टिकल 43 क्या कह रहा है कि कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने क्या है, जीवन निर्वाह के लिए क्या है, उचित वेतन मिल सके, और अब जिससे अपना वो जीवन स्तर ऊपर उठा सके। बात क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 44, ये चर्चा में बहुत है और पूछा बहुत जाता है एग्जाम में। क्या है, समान नागरिक संहिता। नागरिकों के लिए क्या है, समान नागरिक संहिता, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये बहुत चर्चा में भी है, ध्यान रखना। अच्छा ये पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता लागू कहां पर है, भारत में। तो भारत का भी एकमात्र राज्य कौन सा, गोवा। तो गोवा में लागू है, बाकी और है जैसे उत्तराखंड वगैरह लाने वाले हैं, अभी लागू नहीं है वहां पे, ये ध्यान रखना। तो लागू अभी है कहां पर, गोवा में, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ये हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए क्या हो जाएंगे, समान कानून बन जाएंगे। जैसे अभी क्या है, मुसलमानों के लिए जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अनुसार कानून बने हुए हैं, जैसे विवाह विच्छेद वगैरह यानी कि डिवोर्स वगैरह होगा तो उसमें क्या है, वो ने जो कह दिया बने की तलाक तलाक कहानी खत्म हो गई। जबकि भारतीय जो हिंदू अधिनियम है या हिंदू विवाह एक्ट है उसमें अलग तरीके का है। जैसे हिंदू विवाह एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत क्या है कि एक ही शादी कर सकते हो, जबकि मुस्लिम पर्सन लॉ है आप 4 शादी कर ले, बढ़िया, बहुत मजे से रहो आराम से चारों के एक साथ में। जबकि हिंदू की समस्या एक ही लेके रख पाएगा, तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी 44 तक। अगर अभी क्या वीडियो अभी मैं बता दूंगा सारे आर्टिकल तो लेंथ ही हो जाएगा, तो एक वीडियो और बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, ये आपका डीपीएसपी। एक बार रिवीजन कर ले रहे पूरा, क्या कर ले रहे, रिवीजन कर ले रहे। देखिए क्या दिया था, डीपीएसपी दिया है आपका आर्टिकल कहां से कहां तक, 36 से लेके 51 तक। लिया कहां से, हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, बात समझ में आएगी इतनी। और देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसने, डीपीएसपी में दिया गया है। संविधान की अनोखी विशेषता किसने बोला था, बीआर अम्बेडकर ने बोला है। डीपीएसपी के सिद्धांत को ऐसा चेक किसने बोला जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगी, केटी शाह ने बोला है। संविधान की आत्मा, जियो ऑस्टिन ने। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को पीटी नेहरू ने, और आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने कहा। टीटी कृष्णमाचार्य ने किया गया सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। इतनी बात समझ में आएगी। आगे देखिए इसमें दिया गया आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, और 37 में दिया गया डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। 38 बोल रहा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरीके के न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला 38(2) क्या कह रहा है, राज्य का यह कर्तव्य है कि आय प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता को दूर करेगा, ठीक है कि नहीं। और 39 का क्या कह रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना इसमें। और ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय पे। 39 का कहा समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये ध्यान रखना 38 और 39 को क्या बोला गया, कल्याणकारी राज्य की क्या है स्थापना कहां हो रही है, 48 और 39 में। आगे देखिए 40 ग्राम सभा का गठन। 41 में क्या कह रहा है,
रोजगार शिक्षा पा सके, क्या योग्यता के अनुसार, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और क्या असमर्थता आदि दिशा में क्या सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। अगला देखिए इसमें 42 में, व्यक्तियों को अनुकूल एवं मानवोचित क्या है अवस्था में कार्य करना पड़े, और क्या दिया गया है, स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता के लिए क्या करेगा, उपबंध करेगा। ये राज्य के कर्तव्य, ये ध्यान रखना। 42 इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है स्त्रियों के लिए प्रसूति की सहायता, ठीक है कि नहीं। आर्टिकल 43 देखिए, कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को क्या है अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिलेगा, और जिससे क्या है वो अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके। और क्या है, व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर क्या है कुटीर उद्योग की स्थापना या प्रोत्साहन देने का काम करेगा, या उनके लिए लोन वगैरह की व्यवस्था करेगा। और 44 में क्या है आपकी समान नागरिक संहिता। अब जो इसके आगे के आर्टिकल है 45 से लेके 51 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी क्या करिए, शेयर करिए, और आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है कि नहीं। और ऐसी वीडियो और मिलती रहे, इससे क्या थोड़ा सा प्रोत्साहन बनता है, और मैं ये भी अच्छा लगता है कि यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो मन और अच्छे से बढ़िया होता बनाने का, ठीक है कि नहीं। ऐसी साथ क्या है बने रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।